फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कि एक चार्ज मूव कर रहा है और उस पर फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। और अगर मूविंग चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, करंट। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ये चार्ज मूव कर रहा है और किस में कर रहा है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि एक फिक्स वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं इसकी डायग्राम, कि डायग्राम में सिचुएशन किस तरह है हमें पता भी तो चले। तो असल में कुछ यूँ है कि सपोज़ हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं और जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज इसमें मूव करता है तो उस पर फोर्स एक्ट करती है। किसकी वजह से फोर्स एक्ट करती है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने इसके ऊपर लगा रखा है, हमने मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के, इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, नीचे से ऊपर की तरफ। और ये फिर हमने किस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ सेट किया होगा, हमने इस काम के लिए क्या किया होगा, नीचे कोई नॉर्थ पोल होगा, ऊपर हमने कोई साउथ पोल रखा होगा, या फिर हमने हॉर्स शू मैग्नेट को यूज़ कर लिया होगा ना। तो यूँ नीचे नॉर्थ पोल, ऊपर साउथ, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर मूव करेंगी, दे विल मूव अप। अब इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं विद अ सर्टेन वेलोसिटी। अब वो जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, मूव करते वक्त इन चार्जेस के पास जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके साथ वो मूव करते हैं। सो चार्जेस सबसे पहले ड्रॉ करें, तो ये है वो चार्ज। अब इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। ये चार्ज की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है। अब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो कितनी होगी, वही हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या है, ये जो कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर की लेंथ है L। इस कंडक्टर की जो लेंथ हमें गिवन है दैट इज़ कैपिटल L। इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज़ A। आप यूँ समझें कि यही वो कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर रहा है। करंट यहाँ से यूँ चार्जेस मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ, नीचे नॉर्थ पोल, ऊपर साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से किधर जा रही हैं, साउथ। इस दौरान उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी उन चार्जेस के ऊपर, इधर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो फोर्स एक्ट करेगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इस कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज़ कैपिटल L, इस कंडक्टर का जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज़ A। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसको मैं नाम दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू है B। इस कंडक्टर का जो अगर मैं कहूँ चार्जेस की तादाद, देयर विल बी अ नंबर ऑफ चार्जेस, काफ़ी सारे चार्जेस होंगे। तो हम जो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो है नंबर ऑफ चार्जेस इन द होल कंडक्टर, ताकि सब के लिए वैल्यू निकालने के बाद हम एक के बारे में डिसाइड कर सकें कि उस एक चार्ज के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने चार्ज होगा, कितनी फोर्स एक्ट करेगी। नेक्स्ट, इस कंडक्टर में से चार्जेस मूव कर रहे हैं, मूव करते वक्त चार्जेस की जो वेलोसिटी है वो v है और चार्जेस की मूवमेंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ v कैप, और उनके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन L कैप। डिस्प्लेसमेंट से मुराद इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ मूव करने की डायरेक्शन, ये दोनों आपस में सेम है। V कैप इज़ पैरेलल टू L कैप। नेक्स्ट, इस कंडक्टर का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम होना चाहिए एरिया इनटू इट्स लेंथ। ठीक हो गया। अब चार्जेस जो मूव कर रहे हैं इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, उस फोर्स को मैं नाम दे रहा हूँ F। हर चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट फोर्स इज़ F। देखते हैं कि कितनी फोर्स लग रही। फोर्स फाइंड करने के लिए मैं बेसिक फार्मूला ही यूज़ करूँगा, F इज़ इक्वल्स टू I/L क्रॉस B। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर इस I को हमने पुट करना है, इस करंट की वैल्यू को हम पुट करेंगे Q/T। तो इसके लिए हमें पहले चाहिए होगा Q,
फिर हमें चाहिए होगा t, और फिर इस फॉर्मूले में करेंगे हम पुट। तो उसी तरतीब से इसको करते हैं। तो इसको अगर हम स्टार्ट करें तो हम इसको यूँ कर सकते हैं कि सबसे पहले हम निकालते हैं जी चार्ज q किसके इक्वल होगा। सबसे पहले डिसाइड करें ना, एक चार्ज जो पार्टिकल है उस पे चार्ज की अमाउंट कितनी है। तो एक चार्ज पार्टिकल की जो चार्ज अमाउंट होती है दैट इज़ कॉल्ड q। ठीक हो गया, एक चार्ज पार्टिकल की। अब टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, चार्जेस कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू NaL। मैंने क्या कहा, वॉल्यूम जो कंडक्टर का है आपने यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करना है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ। नेक्स्ट चीज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम, टोटल number of charges, total number of charges will be equal to NaL। N क्या चीज़ है, it is the strength of the charges, और Al उस वॉल्यूम के अंदर। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर, नेक्स्ट चीज़ टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q, जिसको बुक पे डेल्टा Q लिखा जाता है, विल बी इक्वल टू Q टाइम्स NaL। अब इसी चीज़ को बेस बनाते हुए अगर मैं टाइम की वैल्यू फाइंड करूं, क्योंकि मुझे पता है करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q ओवर T, सो आई विल नीड द वैल्यू ऑफ टाइम एज वेल। सो अगर मैं t फाइंड करना हो तो t को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब इस फार्मूले की बेसिक्स यूँ हैं, s इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t। इस फार्मूले की बेसिक्स हैं जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। v इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमने अपने केस में डिस्टेंस को कैपिटल L से डिनोट किया है, सो L ओवर t। ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। नेक्स्ट चीज़, अगर हम इसको t के लिए लिखें तो t के लिए वैल्यू होगी t विल बी इक्वल टू L ओवर v। अब इस सारी वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं फोर्स के फॉर्मूले में। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B। F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B। यहाँ पर L वेक्टर क्वांटिटी, B भी वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये लेंथ भी वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर ही डील हो, डिस्प्लेसमेंट। सो इफ़ वी पुट द वैल्यूज, फोर्स विल बी इक्वल टू, करंट की वैल्यू पुट होगी डेल्टा Q ओवर डेल्टा T L क्रॉस B। हमने फोर्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, करंट की वैल्यू Q ओवर T। इफ़ वी रिप्लेस द वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 में से वैल्यूज पुट करें, बाय पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 और 2 से हम वैल्यू पुट करें 1 एंड 2, then this formula will become, अगर हम 1 और 2 से वैल्यू को पुट करें तो फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, यही वाला, F विल बी इक्वल टू, F भी वेक्टर क्वांटिटी ही है, सो डोंट फॉरगेट टू पुट अ वेक्टर ऑन इट। Q की वैल्यू QNaL, वेक्टर क्वांटिटी है जी, ओवर T की जगह L ओवर V मल्टीप्लाई बाय L क्रॉस B इंटू L क्रॉस B। नेक्स्ट, वेलोसिटी थर्ड डिनोमिनेटर में इसको ऊपर शिफ्ट करें, सो F विल बी इक्वल टू QNaL V L क्रॉस B ओवर कैपिटल L। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट यहाँ पर ये होगा
ये दोनों लेंथ्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। दोनों लेंथ्स को अगर हम कैंसिल करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, F will be equal to Q N A V into L क्रॉस B। नेक्स्ट यहाँ पर ये होगा, अब हमने ये जो फाइंड किया पूरे का पूरा, हमने फाइंड की फोर्स पर यूनिट एरिया, हमने ये जो पर यूनिट लेंथ, हमने ये फोर्स फाइंड की पूरे एरिया लेंथ के ऊपर, कि जितनी ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट था पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर, इसकी पूरी लेंथ के ऊपर हमने फोर्स को फाइंड कर दिया। हालांकि हमने जिस चीज़ को फाइंड करना था, हमने यहाँ पर फाइंड करनी थी वैल्यू, हमने जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी थी, हमने करनी है एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। तो अगर हम उस एक चार्ज के लिए इसे सॉल्व करें तो एक चार्ज के लिए ये कुछ यूँ सॉल्व होगा कि अब ये जो फोर्स की वैल्यू है ये पूरे के पूरे कंडक्टर के लिए है, तो मैं पूरे के पूरे कंडक्टर की लेंथ के लिए तो मैं इसको कैपिटल L लिख रहा हूँ, FL है ये, कि पूरे के पूरे कंडक्टर की आपने बात की थी। आपने यहाँ पर जब Q की वैल्यू पुट की तो वो पूरे के पूरे कंडक्टर के चार्ज की बात कर दी थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये वैल्यू जो निकाली फोर्स की वो पूरे के पूरे कंडक्टर की है। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, हमने एक चार्ज के लिए फोर्स निकालनी है। तो वो एक चार्ज की फोर्स निकालने के लिए मैं थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर रहा हूँ, तो वो देखिएगा, और यही इसमें सबसे समझने वाला स्टेप है जो मैंने लिखा था, V कैप इज पैरेलल टू L कैप। अब देखें यहाँ पर V भी वेक्टर क्वांटिटी है, L कैप भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो एक वेक्टर क्वांटिटी के कितने हिस्से होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी के दो हिस्से होते हैं। डायग्राम की अब ऐसा सच हमें ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था। हमने एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन किया, हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी के दो हिस्से होते हैं, एक उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो ये जो डायरेक्शन हम डिनोट करते हैं, ये डायरेक्शन डिनोट की जाती है बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर, और ये जो बार्स के साथ लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और वो जो एरो के साथ या यूं बार के साथ लिखा जाता है दैट इज़ वेक्टर मैग्नीट्यूड, और ये रिप्रेजेंट करता है जी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर क्वांटिटी के दो हिस्से, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड उसकी बताता है अमाउंट को, और यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई करता है उसकी डायरेक्शन को। इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी being a vector quantity, we can say that velocity vector is equal to velocity magnitude, मैं बार नहीं लगा रहा, मैंने ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब it is magnitude into velocity cap। सेम इसी तरह अगर मैं लेंथ को कर दूं तो लेंथ कुछ यूँ होगी, लेंथ विल बी इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू L मैग्नीट्यूड इनटू L कैप। मैंने शुरू पर कहा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपस में एक जैसी है। इसका मतलब क्लियर है कि V कैप इज इक्वल्स टू L कैप। ये बड़ा क्लियर यहाँ पर एक मामला है कि जिस डायरेक्शन में चार्जेस मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में उनका डिस्प्लेसमेंट भी है। सो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, और डिस्प्लेसमेंट को चूंकि हमने कैपिटल L से लिखा है तो हम ये कह सकते हैं V और L कैप दोनों पैरेलल हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और दोनों की अमाउंट तो सेम होनी ही होनी है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। सो V कैप इज इक्वल्स टू L कैप। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं कुछ यूँ लिख रहा हूँ, F L इज इक्वल्स टू Q N A V मैग्नीट्यूड, और L को हम आपस में मर्ज कर लेंगे, ठीक है ना। हम जो V डिस्प्ले वेलोसिटी और L की बात करेंगे तो इन दोनों को हम मर्ज कर लेंगे क्योंकि दोनों का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है,
दोनों का यूनिट वेक्टर है सेम, तो हम जो ये यूनिट वेक्टर है L का, इसको यूनिट वेक्टर को अटैच किसके साथ कर देंगे, वेलोसिटी के साथ। तो V और L जो वेक्टर है उसको मैं यूँ लिख रहा हूँ, L मैग्नीट्यूड इंटू L कैप मल्टीप्लाई बाय B। वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे L कैप के साथ, सो QN A इंटू लेंथ। और बच्चों मैंने किया क्या, वेलोसिटी को इस L कैप के साथ मैं लिख रहा हूँ, वेलोसिटी L कैप इंटू B, मतलब L को यहाँ से बाहर लिख लिया, वेलोसिटी को हमने अंदर स्विच कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप में यूँ होगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको यूँ कुछ लिख रहा हूँ कि अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, V को जब आपने यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मैं V कैप को L कैप के इक्वल पुट कर रहा हूँ। L कैप किसके पुट हो जाएगा, V कैप के, तो FL विल बी इक्वल टू, FL विल बी इक्वल टू QN AL इंटू V कैप, बिकॉज L कैप इज इक्वल टू V कैप। तो L कैप की जगह V कैप पुट हो गया, मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B, FL इज इक्वल टू QN AL इंटू वेक्टर V इंटू वेक्टर B। तो ये है फोर्स उस पूरे के पूरे कंडक्टर पे, और V मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय V का यूनिट वेक्टर, दैट इज V वेक्टर। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। मैं कहता हूँ दो वेक्टर्स, वेक्टर A और वेक्टर B आपस में इक्वल है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन वेक्टर A की है वही डायरेक्शन वेक्टर B की है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ यहाँ से, वेक्टर A विल बी इक्वल टू A मैग्नीट्यूड इंटू A कैप। तो मैं इसको अगर यूँ भी लिख लूँ, वेक्टर A इंटू B कैप, तब भी ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी जो डायरेक्शन A कैप की है वही डायरेक्शन B कैप की भी तो है, तो वैल्यू तो सेम होनी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का 1 होता है यूनिट वेक्टर के केस में। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये आ गई फोर्स आपकी पर यूनिट कंडक्टर, उस पूरे कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स है वो हमने लिख ली। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, हम एक चार्ज के बारे में इंटरेस्टेड है। तो पूरा जब कंडक्टर हमने इकट्ठा किया था तो हमने उसके लिए फैक्टर क्या लगाया था, NaL। हम इसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे ताकि वो सारे के सारे चार्जेस वाला जो इफेक्ट है ना वो कैंसिल आउट हो जाए। सो फॉर force on one charge, we will write it as F will be equal to FL over NaL। अगर एक चार्ज के ऊपर आपने फोर्स फाइंड करनी है तो FL के ऊपर NaL डिवाइड कर दें, वो सारे का सारा फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। तो F इज इक्वल्स टू FL की जगह वैल्यू पुट करें QNAL इंटू V वेक्टर इंटू वेक्टर B ओवर NaL से कैंसल। तो एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू QV क्रॉस B। ये है जी हमारा फाइनल रिजल्ट कि एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू QV क्रॉस B इन केस ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम Q को प्लस E पुट करेंगे, सो वी विल राइट इट एज F इज इक्वल्स टू प्लस E Q, सॉरी Q तो अब नहीं लिखा जाएगा क्योंकि Q की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, प्लस E V क्रॉस B। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना हो, फॉर इलेक्ट्रॉन हम इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू
माइनस ई वी क्रॉस बी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। तो अब आ गई बात डायरेक्शन की, कि मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, एफ इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी होगा। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को हमेशा या किसी भी चार्ज को 90 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट करता है। मतलब इस बात का ये है कि जब आप किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज को डिफ्लेक्ट करता है। और उस चार्ज को डिफ्लेक्ट किस तरह से करेगा? उस चार्ज को डिफ्लेक्ट करता है 90 डिग्री के एंगल पे। सपोज़ हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दो पोल्स हैं, एक तरफ साउथ पोल है, एक तरफ नॉर्थ पोल है। तो मैं अगर ड्रॉ करूं तो मैं कहता हूं यहाँ पर मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारा आ गया जी नॉर्थ पोल। इसके बिल्कुल सामने दूसरे एंड पर इसके पैरेलल यहाँ पर कोई है साउथ पोल। साउथ पोल के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया जी साउथ पोल। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने मूव करवाना है एक इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन नॉर्थ और साउथ किस तरह से पड़े हैं वो मैं थोड़े से आपको विजुअलाइज करवा देता हूँ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आप इसको यूँ कंसिडर करें कि ये नॉर्थ है एक तरफ साउथ पोल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान में से आप पास करवा रहे हैं। आप यूँ समझें कि इलेक्ट्रॉन आपसे मेरी तरफ फ्लो कर रहा है, यूँ मूव करता हुआ आ रहा है स्ट्रेट मेरी तरफ। तो अब होगा क्या, जब इस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन शो करके जाएगा किधर? अब यहाँ से आप यूँ इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये उसकी मूवमेंट का पाथ है। सो वेयर विल इट गो? अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक आपकी मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, ठीक है। आपकी मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में हो? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। मैं उस तरफ कोशिश करता हूँ बनाने की। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर होना चाहिए? साउथ। तो नॉर्थ से किधर आ गई डायरेक्शन? साउथ। और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन में इनटू द पेपर। ये सिचुएशन मेरे हिसाब से बनती है कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? इनटू द प्लेन। तो जब वो डिफ्लेक्शन होगी तो वो हमें कौन बताएगा? पाम बताएगी फोर्स के बारे में, और वो फोर्स किधर लगेगी? डाउनवर्ड, ठीक है। फिर देख लें, राइट हैंड रूल फॉर दिस फोर्स स्टेट्स दैट the thumb of your right hand indicates the direction of velocity of the charge, कि किस डायरेक्शन में वो चार्ज मूव कर रहा है, while your middle finger explains the direction of magnetic field, and the thumb will indicate then the palm, perpendicular on the palm will indicate the direction of force। तो अब ये चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज की डायरेक्शन इनवर्ड है, और उसको वेलोसिटी को किसने बताना है? थंब ने। तो थंब को मैंने इस डायरेक्शन में इंडिकेट रखना है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर होगा? साउथ। तो डिफ्लेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड। और अगर मैं केस डिस्कस करूं आपके साथ बुक वाला, बुक पे यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है। जब नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ने इनवर्ड जाना है, थंब इनवर्ड, नॉर्थ से साउथ लेकर जानी है तो यूँ डायरेक्शन, और पाम से अपवर्ड फोर्स, तो डिफ्लेक्शन किधर होगी? अपवर्ड। और वो कर्व पाथ ज़रा नोट करें, वो कर्व पाथ कुछ यूँ बना हुआ है, यूँ करते करते यहाँ से उसको स्ट्रेट किया गया है। तो यहाँ पर ये जो पूरा एंगल बनता है, ये एंगल कितना? दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट होता है? 90 डिग्री पर। व्हाट इफ़ देयर इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्फेरिकल शेप, कि मतलब इलेक्ट्रॉन को हमने हर तरफ से कवर कर रखा है, हर तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन? अब इलेक्ट्रॉन मुसलसल 90 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। व्हाट डज दिस मीन, मुसलसल 90 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट होना? जब कोई बॉडी मुसलसल 90 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रही हो ना, इसका मतलब है वो बॉडी सर्कुलर मोशन शो कर रही है। अगर कोई बॉडी मुसलसल 90 डिग्री एंगल पर डिफ्लेक्शन करती चली जाए, इट मीन्स दैट इट इज़ इन सर्कुलर मोशन।
क्योंकि अगर आपने उसकी डायरेक्शन निकालनी हो ना सर्कुलर मोशन के अंदर, तो हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं रेडियस के साथ। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें रेडियस के साथ, यहाँ से एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। किसी और पॉइंट पे चले जाएं, वहाँ पर भी 90 डिग्री। यूँ पूरे सर्कल के ऊपर चलते रहें, हर जगह पर एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द हर तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, बिकॉज कंटिन्यूसली इट विल शो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को वो कंटिन्यूसली शो करेगा 90 डिग्री की डिफ्लेक्शन पे। और जब मुसलसल कोई बॉडी 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट करे तो वेलोसिटी उसकी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है जी, उसका पाथ कौन सा होता है, सर्कुलर पाथ। तो बच्चों यहाँ तक ना अब हो गए आपके लॉज, जो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं लॉज ना, कि राइट हैंड रूल आपने पढ़े, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा फ्लेमिंग का, राइट हैंड रूल में ये करीब करीब चौथा रूल आप पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले कि आप इन सारों को मिक्स करें फिर से सुन लें। पहला राइट हैंड रूल था स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में केस में ये था, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया, ये पहला राइट हैंड रूल था फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा रूल हमने पढ़ा इन द केस ऑफ सोलेनॉइड, उसमें आपने लिखना है द ग्रास्प द सोलेनॉइड इन सच अ वे दैट योर कर्लिंग फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट सो दैट योर थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। कि आप सोलेनॉइड को इस तरह से ग्रास्प करें कि कर्लिंग फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में हो, क्योंकि उसमें सर्कुलर में करंट चल रहा होता है ना, सोलेनॉइड राउंड होता। तो योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। और सोलेनॉइड के केस में याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक्सटर्नल की बात करें आउटसाइड द सोलेनॉइड दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, व्हाइल इनसाइड द सोलेनॉइड द केस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा हमने पढ़ा राइट हैंड रूल फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसमें हमने कहा था ये आपका राइट हैंड के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन बताएगी आपको आपकी पाम, और वे आपकी फिंगर होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में और दूसरी होनी चाहिए बी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में हो तो दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पाम बताएगी। मतलब यूँ है कि बी, आपकी मिडिल फिंगर बी की डायरेक्शन में होनी चाहिए, फिंगर्स बी की डायरेक्शन में, ये थंब दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स की डायरेक्शन आपके पाम के परपेंडिकुलर होगी। इसी के लिए हमने दूसरा पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द first three fingers of your left hand in such a way that all are mutually perpendicular to each other, and then mark your thumb will indicate the force, your forefinger should be in the direction of magnetic field while your middle finger should be in the direction of current. So then if you set this situation then thumb will indicate the direction of force. तो इसके लिए आप यूँ स्ट्रेट करेंगे, stretch the three fingers of your left hand in such a way that middle finger is in the direction of current, forefinger is in the direction of magnetic field, then thumb will point out the direction of force. ये भी force on current carrying conductor in a uniform magnetic field के लिए ही यूज़ करते हैं। आखिरी राइट हैंड रूल जो हमने इस टॉपिक के लिए पढ़ा, इसमें यूँ है कि आपने अपने राइट हैंड की पाम को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि राइट हैंड की पाम के ऊपर ये जो फिंगर्स हैं दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। मतलब आपने प्लेस करना है इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ। आपने थंब की मदद से बतानी है दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इट इज़ मूविंग, सो थंब उस डायरेक्शन में आपने रख देना। तो पाम के परपेंडिकुलर, पाम से अपवर्ड आपकी फोर्स होगी। अब वो डायरेक्शन यूँ बने जैसे भी बने, वो उस हिसाब से आपने अपनी सिचुएशन खुद से सेट करनी होगी। मैं एक और एग्जांपल आपको और दे देता हूँ कि यहाँ पर ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से पास करवा रहे हैं, वे विल इट मूव। तो देखें गौर से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होनी चाहिए, नॉर्थ से साउथ मतलब मेरी ये फिंगर्स डाउनवर्ड होनी चाहिए, तो ये डाउनवर्ड आ गए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ने इस डायरेक्शन में मूव करना है, तभी थंब उधर जा रहा है, इसको यूँ कर लें। मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में, थंब अपनी डायरेक्शन में, फोर्स किधर होगी,
इनटू द प्लेन। फोर्स इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगी? इनटू द प्लेन। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन यूं मूव कर रहा था अब वो यूं करके मेरी तरफ मूव करने लग जाएगा। यूं सीधा मूव कर रहा था, कर्ल करके 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होकर मेरी तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अगर वो हम नॉर्थ साउथ को चेंज कर देते, मतलब नॉर्थ नीचे चला जाता, साउथ अपवर्ड मूव कर जाता, अब ये डिफ्लेक्शन किस तरफ होती? अब इलेक्ट्रॉन यूं ही मूव करता तो ये डिफ्लेक्शन आपकी तरफ हो जाती। ठीक है, क्यों? उसको आप खुद से सॉल्व करें तो देखें, नॉर्थ से साउथ अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स आपकी तरफ होगी। तो ये था हमारा टॉपिक, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट